हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस फेवरेट एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट पर। बेटा कि जैसे कि स्पार्क टेस्ट सीरीज के जो हम लोगों के पेपर्स हो रहे हैं, तो आपका पिछला जो टेस्ट पेपर हुआ था उसका आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसका डिस्कशन आपके इस चैनल पर पड़ा हुआ है। इस बार जो नीट स्पार्क टेस्ट सीरीज में जो पेपर हुआ था, आइए जरा उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप लोगों में से किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हैं, ताकि आपको इवेलुएशन में थोड़ा सा आसानी हो जाए, है ना बेटा। चलो आ जाओ। क्वेश्चन पहला है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज, यानी कि यहाँ पर जो दी गई है वो आपको क्या दी गई है, ई नॉट वैल्यूज दी गई है। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। अब जरा इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर देखोगे तो जब भी कभी हम लोग बोलेंगे फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर। उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें। दूसरा, वहीं पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो कैसा होना चाहिए, बोलो यार, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो लीस्ट होना चाहिए। याद रखना बेटा, यानी कि हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल मोर होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। तो यहां पर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ चेक करिए कितना है बेटा। इस पर देखो +2 है और ये कैसा है, +3 है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर देखो ये +2 है और ये कैसा है, +3 है। इनके लिए अलग अलग वैल्यूज दी गई। तो जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। क्या ये हो जाएगा बेटा, क्या Fe3+, ठीक है, Fe3+। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चेंज हो जाएगा किसमें, ये चेंज हो जाएगा Fe2+ में। जब Fe2+ में चेंज होगा तो देखो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। अब रिडक्शन हो रहा है तो जो ई नॉट वैल्यू होगी इसकी रिडक्शन की, वो कितनी हो जाएगी, 0.77 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब बताओ 0.77 वोल्ट किसकी ज्यादा हो जाएगा, Fe3+। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, ठीक है। बड़े ही आराम से इसका डिस्कशन कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर देख लो कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल गया, और प्लस ये बेटा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, तो आप लोग जो है इसको देख लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने लोग आ जाते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स। 3 मेटल दिए गए हैं तुमको, और वो 3 मेटल कौन कौन से बेटा, X, Y और Z है। एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया गया है, माइनस 1.2 वोल्ट, ठीक है। दूसरे का अगर देखोगे बेटा तो कितना दिया गया, प्लस का 0.5 वोल्ट, और तीसरा कितना दिया गया, माइनस का 3 वोल्ट। ये आपको क्रमशः दिए गए। अब कह रहा है रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल। अब क्वेश्चन सुन लो, क्या पूछा गया, रिड्यूसिंग पावर बोला गया है, आपको बताना है कि रिड्यूसिंग पावर क्या होगा। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि यहाँ पर कैसा होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूँ। कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बेटा, अगर देखा हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, यानी अगर रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, हायर है, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, क्या बोलोगे, बोलो लेसर द रिड्यूसिंग पावर, लेसर द क्या बेटा, रिड्यूसिंग पावर, ओके, रिड्यूसिंग पावर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों तो आपको क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यहां पर आप बताइएगा क्या हो जाएगा, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, लो लेसर द रिड्यूसिंग पावर। हायर, सबसे हाईएस्ट यहां पर किसका दिया गया है, बोलो बेटा, हाईएस्ट यहां पर हायर है तो सबसे लेस होना चाहिए, ठीक है, राइट। सबसे लेस किसका हो जाएगा, Y का, ठीक है ना। सबसे लेस किसका हो जाएगा, Y का।
देखो ना, सबसे हाई +5 0.5 वोल्ट है, राइट। तो यहाँ पर सबसे हाई आपको ये दिख रहा है वाई वाला, तो सबसे कम वाई, और सबसे कम वाई का सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, किसमें बेटा, थर्ड ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तुरंत निकालिए, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आइए बेटा, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। अच्छा, ये आपको एक सेल रिएक्शन दी गई है, ठीक है, जिसमें Fe की रिएक्शन O2 से हो रही है और 4H+, एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, एक्वस मीडियम, ये चेंज हो रहा है Fe2+ में, Fe2+। अब यहाँ देखो 0 है और ये 0 से +2 है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है एक प्रकार से, ठीक है। Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन जो दिया गया है, ये कितना दिया गया बेटा, ये दिया गया है 10⁻³ मोलर, और पार्शियल प्रेशर यानी प्रेशर ऑफ O2 कितना है बेटा, 0.1 atm। pH यहां पर दी गई है कितनी, 3। बोला गया सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो। सबसे पहले आपके पास में ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखोगे तो E0 वैल्यू, मैं आपको बता देता हूं E0 वैल्यू कितनी दी गई है। E0 वैल्यू दी गई बेटा, मैं लिख देता हूं यहां पर 1.67 वोल्ट, ठीक है, 1.67 वोल्ट है, राइट। Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, देखो Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है बेटा 10⁻³ मोलर हो जाएगा ये, है ना। अच्छा, pH जो दिया गया वो कितना हो जाएगा, pH जो होगा ये 3 होगा। यहां पर अगर आप हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन आयन चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ आ जाता है, ठीक है। तो इतना डाटा दिया गया। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर नस्ट इक्वेशन के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, नस्ट इक्वेशन। और ये देखो नस्ट इक्वेशन है क्या बेटा, ये समझ लेना। नस्ट इक्वेशन जो है तो ये डाटा दिया गया बेटा, ओके। अब ये डाटा अगर दिया गया है तो हम लोग आइए जरा सॉल्व करते हैं किस तरीके से ये आपके पास में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये आपके पास में है। अब यहाँ पर आप समझो और देखो जरा इसको सॉल्व कैसे करना है, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो आइए जरा मैं आपको सॉल्व करके यहीं पर दिखा देता हूँ कि कैसे नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके हम लोग ये काम करने वाले हैं बेटा, ओके। आइए जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखो नस्ट इक्वेशन क्या कहती है, ठीक, E0 या E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0, ठीक है ना, -0.059/n log base 10, ये ऊपर हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसे लिख लेते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। ये तुम्हारे पास में है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा। इसको अगर देखना चाहो और समझना चाहो तो ये तुम्हारे पास में है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। देख लो भैया ध्यान से, ये है तुम्हारे पास में, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी इक्वेशन। अब देखो जरा इक्वेशन क्या दी हुई थी मैं बता दूं। इक्वेशन यही तो दिया हुआ था ना तुम्हारे पास में बेटा। इक्वेशन था 2Fe + O2 + 4H+, है ना। और उसके बाद में क्या था, +4H+ एक्वस में ये हो जाएगा क्या, 2Fe2+ प्लस क्या हो जाएगा बोलो यार, यहाँ पर 2H2O, ये देखो हो गया। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड तो ये हो गया तुम्हारा, और Fe है सॉलिड में, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये रिएक्टेंट है, और ये जो है ये कैसा है, प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग वैल्यूज क्या रखेंगे, चलिए जरा इस इक्वेशन में लिख लेते हैं। E इज इक्वल टू E0 की वैल्यू 1.67, ठीक है ना, -0.059 n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। देखो ना 4H+ है ना, इधर भी 4H+ है, तो n की वैल्यू यानी 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो हो गई 4 log base 10, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट साइड तुम्हारा Fe2+, ये प्रोडक्ट साइड क्या 2Fe2+ आ रहा है, तो Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन यानी 10⁻³ का स्क्वायर
रिएक्टेंट साइड O2 और H प्लस है, तो O2 और H प्लस जब हो जाएगा तो ये O2 और H प्लस है, तो O2 कितना है 1 atm है, बोलो ना कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर ऑफ O2 कितना दिया गया है यहाँ पे 0.1 दिया गया, अच्छा 0.1 दिया गया प्रेशर ऑफ O2, मैं 1 बोल रहा हूँ, तो 0.1 प्रेशर ऑफ O2 इनटू 10 टू द पावर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, देखो pH दिया गया यहाँ पर, देखो बेटा pH कितना दिया गया 3, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 10 टू द पावर -3, ठीक, तो यहां से हमने लिख लिया, तो 10 टू द पावर -3 का होल 4 हो गया सर, क्लियर। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखो जैसे ही ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, ये पूरा है ना, ये अगर देखा जाए तो 2 चला जाएगा, बचेगा 2, ठीक है, तो 10 टू द पावर ऊपर जाएंगे तो 10 टू द पावर -3 का -2, ठीक है। सॉल्व करने पर देखो क्या आ जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू 1.67 माइनस 0.059/4, ठीक है, ये हो जाएगा कितना log कितना है भाई 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। ओवरऑल मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ, चलो इसको पूरा सॉल्व करके लिख देता हूँ, ये मैं ऐसे इसको सॉल्व करके यहाँ पर से लिख देता हूँ कि ये आया कितना, log बेस 10 ये पूरा आया 10 टू द पावर 7, ठीक है। तो जब आगे आ जाएगा ये तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा log बेस 10 की वैल्यू, तो E इज इक्वल टू 1.67 माइनस 0.059/4, और ये हो जाएगा कितना इंटू 7 इंटू log 10। अब सबको पता है log 10 की वैल्यू हो जाती है 1, तो अब ये हमको सॉल्व करना रहेगा। ये सॉल्व जब करेंगे तो बेटा सॉल्व करने पर देखो ये हमारा आ जाएगा 1.57 के अप्रोक्सीमेट वोल्ट में आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे कौन सा डाटा कहां पर रखना। कोई ऑप्शन दिख रहा है भाई 1.57, हाँ जी, ये देखो 4th ऑप्शन हो गया तुम्हारे पास। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पर, चलो भाई बड़ी लंबी चौड़ी वैल्यू दी गई, कह रहा कैलकुलेट द, अच्छा एसिटिक एसिड दिया गया है, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस है, द इलेक्ट्रोलाइट लिस्टेड बिलो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इतना आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है सर, ठीक है। तो देखो यहां पर आपके पास में क्या क्या है, हमें निकालना है एसिटिक एसिड का, किसका निकालना है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसका किसका हम लोग लेंगे, रिएक्शन में बोल देता हूं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जब हम लोग ले लेंगे यहां पर सोडियम एसीटेट को CH3COONA, इसकी रिएक्शन जब HCl से होगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाता बेटा एसिटिक एसिड, है ना, और बाहर क्या निकल जाएगा NaCl, ओके सर, एसिटिक एसिड और NaCl। अब देखना हमें निकालना है एसिटिक एसिड का, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इन दोनों का जोड़ करके इसका माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा देखो क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर CH3COOH की, ठीक है, निकालना है, तो ये हो जाएगा क्या, इन दोनों का जोड़ो पहले, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर CH3COONA, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर HCl, है ना, माइनस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NaCl का। ये इक्वेशन अगर फॉलो कर लिया तो तुरंत एसिटिक एसिड का आपको पता चल जाएगा। सारा डाटा दिया गया है, डाटा प्लेस कर लो, आराम से हो जाएगा। चलो प्लेस करते हैं डाटा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो बेटा ये आ जाएगा 91 प्लस 426.2 है ना, माइनस 126.5। सॉल्व करो सर, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा यहाँ पर 390.7, ठीक है, हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है।
चलो यूनिट तो मालूम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तुम्हारा आ ही गया है। ठीक है, तो गायब ही हो गया पूरा। चलो आंसर तो पता ही चल गया होगा बेटा, यहाँ पर आंसर ही आया है। ठीक है, क्लियर, याद हो जाएगा आपको आराम से। ये गायब हो गया इधर से आंसर, ये आ गया भाई। ठीक है, 390। कभी कभी बोर्ड भी जो है ठंडी में बुरा मान जाता है। आज कोलरॉश लॉ के बारे में पूछा गया है कि कोलरॉश लॉ क्या होता है। ठीक है, ये कोलरॉश रूल जो है, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसमें है क्या, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्लियर, ये ध्यान रखा। कोलरॉश लॉ जो है ये आपके सामने है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कोलरॉश लॉ क्या कहता है। फाइनाइट डाइल्यूशन। सर पहली बात तो फाइनाइट डाइल्यूशन के लिए नहीं होता, ये गलत हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन तीनों में है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच एंड मेक्स डिफिनिट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अदर आयन। ठीक है, डिपेंड नहीं करता भैया, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो सेकेंड वाला भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स डिफिनिट कंट्रीब्यूशन टू कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए। अच्छा, व्हाटएवर बी द इनफाइनाइट डाइल्यूशन मेक डिफिनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ कंडक्टेंस। अच्छा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होना चाहिए, कंडक्टेंस नहीं भाई, सिर्फ कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट। आंसर इसका फोर्थ है, जिसमें मुझे कोई ऐसी खराबी नहीं नजर आ रही जो कोलरॉश लॉ को एक्सप्लेन ना करे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन को भी मेंशन किया गया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बोला गया है। दूसरा क्या कहते हैं, व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ अदर आयंस। ठीक है, सारी कंडीशन जो है कोलरॉश लॉ को फॉलो कर रही है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, पहली बात तो यहां पर आपको बोला गया है कि ऑन पासिंग सी एम्पियर करंट, यानी करंट जो है वो सी एम्पियर है, अब द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फॉर टी सेकेंड, एम ग्राम मेटल डिपॉजिट ऑन कैथोड, द इक्विवेलेंट वेट ई ऑफ मेटल इज। देखो इक्विवेलेंट वेट बोला गया, सबको पता है सर कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, मैं बता देता हूं, Q अपॉन एफ। ठीक है, Q अपॉन एफ। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट जो है, इसमें अगर देखोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट में Q है और F जो है ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 96500। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट में हम चेंज कर ले तो हो जाएगा क्या, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू Q अपॉन 96500। सी एम्पियर है तो Q को चेंज कर ले तो ये CT हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा C इंटू टी अपॉन 96500। ये हो गया। अब E की वैल्यू निकालो सर, W को नीचे लेके चले जाओ, आराम से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ W की जगह M दिया है, देख लो भाई आराम से। ठीक है, जो सारी चीजें मैच कर रही हैं वो सर मैच कर रही हैं, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको तो ये आ जाएगा क्या, W इंटू ये आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट बराबर आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर ये आ जाएगा W इंटू 96500 अपॉन क्या हो जाएगा, CT, C इंटू टी। ये इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आ जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड इसका। देखो सेम ही तो मैच कर रहा है, बस यहाँ W लिख दिया, यहाँ पर M हो जाएगा। आ जाओ 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। घरों में जो यूज होती है लेड स्टोरेज बैटरी, उसके बारे में देखिए लिखा हुआ है। बेटा जब लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में पढ़ते हैं और उसकी चार्जिंग होती है, ठीक है, तो जब चार्जिंग होती है तो ध्यान रखना, लेड स्टोरेज बैटरी जो घरों में यूज करते हो, इन्वर्टर में यूज करते हो, कार की बैटरी होती है और आजकल तो मोबाइल की बैटरी हो, तो ड्राई सेल में आ जाए वो।
ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला प्रोसेस है। तो अब एक बात बताओ, जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसमें होता क्या है कि जब चार्जिंग होती है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करता है, ठीक है, किसकी तरह, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो पहली बात तो याद रखना, जब चार्जिंग होती है तो ये किसकी तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। और जब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करता है तो मालूम है एनसीईआरटी में दिया गया है इसकी चार्जिंग की जो रिएक्शन, ठीक है, राइट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो वहां पर एनोडिक रिएक्शन क्या होगी मैं बता, एनोडिक रिएक्शन होती है बेटा PbSO4 प्लस 2H2O प्लस 2H2O, और ये चेंज हो जाता है किसमें, PbO2 प्लस 4H प्लस कितना है SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो होती है एनोड की रिएक्शन होती है जब चार्जिंग यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम कर रहा है। किसका काम करेगा बेटा, ये एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात समझ में आई ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद किस में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन अकरिंग एट एनोड, रिएक्शन अकरिंग एट एनोड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है फॉर कोरोजन ऑफ आयरन। पहली बात तो जो कोरोजन ऑफ आयरन होता है इसका हम लोग बोलते हैं क्या, रस्टिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा, रस्टिंग। आयरन का जो कोरोजन होता है इसको हम रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन अकर्स एट एनोड, तो एनोड पर रिएक्शन क्या होगी मैं आपको बता, पहले बात तो रस्टिंग प्रोसेस में एट एनोड जब रस्टिंग होगी तो एनोड पर देखो क्या होता है बेटा, मैं बताया तो एनोड पर हो जाएगा ये जो Fe प्रोसेस है, Fe जो सॉलिड है ये ऑक्सीडाइज होने लगेगा, और ऑक्सीडाइज किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें 2Fe2 प्लस, और यहां पर ये आ गया 4 इलेक्ट्रॉन, ये लॉस करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, वो जा करके रिडक्शन करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में है, राइट। तो देख लो भैया ये एनोड की रिएक्शन हो गई यहाँ पर। तो रिएक्शन एनोड पर क्या ये हो रही है, नहीं पहले गलत है पहला गलत हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट गलत किसमें है, 3 ऑप्शन है, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड में। अगला देखना, रिएक्शन अकर्स एट कैथोड, क्या कैथोड पर कभी भी ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। रस्ट का जनरल फॉर्मूला ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये गलत, ठीक है। H+ involved in corrosion reaction is provided from H2CO3 which is formed due to dissolution of carbon dioxide from air into water। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर इनकरेक्ट, यहाँ पर नहीं, ये तो सही है, H+ जो है कार्बोनिक एसिड से ही मिलता है, सही है, ये तो सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो गया देखो, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ 0.05 मोलर H2SO4। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया है किसका, 0.05 मोलर H2SO4 का। तो सबको पता है जो हम लोग पीएच में लिखते हैं तो नॉर्मेलिटी होती है, तो नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। सबको यहाँ पर बताओ मोलैरिटी दी गई, तो बताओ भाई नॉर्मेलिटी कितनी है, मोलैरिटी दी गई 0.05, वैलेंस फैक्टर H2SO4 का होता है 2, कितना आ जाएगा, 5 गुना 10 0.1, नॉर्मेलिटी आ जाएगा 0.1, ओके। अब ये 0.1 नॉर्मेलिटी आ गई यहाँ पर। अब देखो सर हमें करना क्या है, हमें पीएच की वैल्यू निकालनी होती, ई इन्वॉल्व जो होता है, कैसे निकालते हैं यहाँ पर जरा मैं आपको बता देता हूँ, आप आराम से कर लेंगे। सबसे पहले नस्ट इक्वेशन पता है, E इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है। ई नॉट यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी बेटा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा H2SO4 में, वैलेंस फैक्टर भी 2 आ रहा है। लॉग कंसंट्रेशन यहाँ पर आ गई है तो हो जाएगा ऊपर क्या 1 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, 2H+ आएगा ना, ये होगा। अब इसे सॉल्व कर लो, E इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 0.059 बाई 2,
ये ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये अगर देखा जाए तो, समझे ना। अरे ऊपर जाएगा तो इसका करोगे तो ऊपर 2 जीरो, 2 जीरो मतलब 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना log 10 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा। जैसे 2 आगे आएगा तो ये 2 2 कट जाएगा, है ना। log 10 की वैल्यू कितनी, ये हो जाएगी, बात समझ में आई ना। तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.59 आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, जल्दी से बोलो, माइनस का 0.059 ये आया है। अच्छा ये आया तुम्हारा क्या, रिडक्शन के फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल आया। वहीं पर या ऑक्सीडेशन के टर्म में अगर देखोगे तो ऑक्सीडेशन में उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस का 0.059 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 0.05 ये रिडक्शन के टर्म में, और ये किसके टर्म में हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब इसको देखना है, यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सर, बात समझ गया ना। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, देख लो आराम से, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर, मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना है, और पूरे पेपर पर हम लोगों को ट्रू दिखता रहता है, ठीक है। तो आपको यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि है क्या। सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू एलिमिनेट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, बिल्कुल सॉल्ट ब्रिज जो है सर्किट को कनेक्ट करता है, पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाएगा अगर हटाएंगे तो उसको, तो पहला तो सही है। गिव्स फ्री एनर्जी चेन डेल्टा जी इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बिल्कुल सही बोला गया है, -NFE डेल्टा जी होता है। थर्ड पर आ जाओ, नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बिल्कुल सही है, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो नस्ट इक्वेशन यही होती है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही है, अब बचा एक ही चौथा, लगा दो ये। वैसे देखो कह रहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो फ्यूल सेल होता है, एक बात बता दो, लीस्ट पॉल्यूशन कॉज करने वाला सेल अगर पूछा जाए कौन सा होता है तो यही होता है H2O2 यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। कह रहा है इफिशियंसी 23%, बेटा इसकी इफिशियंसी जो होती है वो होती है बेटा 60 से 70%, ध्यान रखना। सबसे बढ़िया इफिशियंसी जो होती है वो इसी की होती है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बेटा 11वां क्वेश्चन, 1 farad of electricity is passed through molten air to O3 aqueous solution of CuSO4 and molten NaCl taken in 3 different electrolytic cell connected in series। जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा। द मोल रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर और क्या है, बोलो बेटा, Na डिपॉजिटेड एट रेस्पेक्टिव। देखो एक बात बताएं, ऐसे याद रखना, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है क्या, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, मोल इनटू n फैक्टर बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर। अब मोल इनटू वैलेंस फैक्टर है, कैसे करोगे मैं बता देता हूं। सबसे पहले देखो Al3+ है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तब ये चेंज होगा किसमें, Al में। वहीं पर देखा जाए Cu2+ है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, Cu में। वहीं पर देखा जाए Na+ है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, Na, ठीक है। बात समझिए ना। अब देखो यहां पर क्या है, मोल ऑफ एल्यूमिनियम, मैं सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देता हूं, मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक, इनटू Al इनटू 3 बराबर वहीं पर हो जाएगा मोल ऑफ कॉपर इनटू 2 प्लस, वही प्लस बोल रहा हूं, बराबर मोल ऑफ Na इनटू 1, ये तो है ना, हो गया। देखो क्लियर। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये आराम से सॉल्व कर सकते हो, मोल हो गया सबका इस तरीके से। अब देखना ध्यान से, मोल ऑफ एल्यूमिनियम बराबर, अगर Na का निकालोगे तो मोल ऑफ एल्यूमिनियम बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे रिलेशन निकालो, मोल ऑफ एल्यूमिनियम बराबर Na से कितना हो जाएगा, मोल ऑफ Na इंटू 1/3, यानी आया 1/3।
ठीक है, इसके लिए कितना हो जाएगा बोलो यार, 2/3। अरे बोलो बोलो, ठीक, 1/3 2/3। ठीक है, मोल ऑफ Na, मोल ऑफ कॉपर, मोल ऑफ क्या हो जाएगा बोलो, तो यहां पर बराबर कर लेंगे। अब मोल ऑफ Na बराबर हो जाएगा मोल ऑफ Na/2। इन सबका जब करोगे तो इन सबका ओवरऑल इक्वेशन में, चलो ऐसे सॉल्व कर देता हूं। यहां पर कैसे करोगे, मोल ऑफ Na बराबर कितना हो जाएगा बेटा, मोल ऑफ Na बाई कितना 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहीं पर मोल ऑफ Na/3 हो जाएगा। यानी ये आ गया तुम्हारा 1, Na के टर्म में निकालिए ना, ठीक है। रेशियो कितना 1/2, रेशियो कितना 1/3, ये आ गया। अब इन सबको बराबर कर दो, बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 6:3:2, ये आ गया 6:3:2। सिंपल रेशियो बोलो क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल रेशियो हो जाएगा क्या, यहां पर 2:3:6 ऐसा ही है। तो ये जो आया है ये इसके टर्म में आया है। अब इसको फिर से हम अरेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ Al बराबर क्या हो जाएगा, या रेशियो मोल ऑफ Cu रेशियो मोल ऑफ Na, ये है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो मोल ऑफ Al 2 हुआ, 3 हुआ, 6 हो गया, ये तो है, ऐसे ही तो था भाई, ठीक। चलो बता देते हैं आंसर कौन सा होगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब कहो कुछ लोगों को ये आ जाएगा 6 2 3, ठीक है, ऐसे आया था जो पहले आया था इस तरीके से लगा देंगे, कहो ये नहीं करना है, ठीक है। 2 ये हो जाएगा, बात समझ में आई ना। हाँ, लगता होगा कि हाँ ये वाला हो जाएगा, ऐसा नहीं भैया, ये वाला है तुम्हारा Na के टर्म में निकाल रहे हैं तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करना, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर है, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, सबका वैलेंस फैक्टर पता चल गया। अब हम यहाँ पर सबके अगर देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सब में पास की जा रही है। इसमें 3 फैराडे, इसमें 2 फैराडे और इसमें 1 फैराडे, 3 2 1, ये हो गया। अब कहो कुछ लोग यही देख के जो लगाते चौथा, गलत हो जाएगा। मोल रेशियो पूछा गया तो सबके मोल हम बराबर कर लें, सबके मोल जब बराबर करेंगे तब आराम से रेशियो आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, Na के टर्म में ये आएगा तो फिर जस्ट इनवर्स हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाए बेटा। 12 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कोनाइट फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन जो होती है हैलाइड एक्सचेंज मेथड होता है, एल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन बेस्ड अपॉन सोडियम आयोडाइड इज सॉल्युबल इन मेथनॉल व्हाइल सोडियम क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन मेथनॉल। अच्छा जी, दूसरा कह रहा सोडियम आयोडाइड इज सॉल्युबल इन मेथनॉल व्हाइल NaCl एंड NaBr आर इनसॉल्युबल इन किसमें, मेथनॉल। तीसरा है सोडियम आयोडाइड इज इनसॉल्युबल इन मेथनॉल व्हाइल NaCl and NaBr are soluble. The three halogen differ considerably in their electronegativity. पहली बात तो कोनाइट फिंकल-स्टीन रिएक्शन में हम लोग वहां पर लेते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड में ड्राई एसीटोन, ठीक है, ड्राई एसीटोन। तो ड्राई एसीटोन में सॉल्युबल यानी प्रेसिपिटेशन कौन करता है बोलो यार, NaCl और NaBr, है ना। तो NaCl और NaBr प्रेसिपिटेशन किसमें करते हैं, एसीटोन में करते हैं। तो सोडियम आयोडाइड जो होता है वो किसमें सॉल्युबल हो जाता है, मेथनॉल में, जबकि NaCl और NaBr क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं हो पाते, इनसॉल्युबल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका सेकंड। बात समझ में आ गई ना। चलो भाई सेकंड आंसर की बात क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। इनमें से कौन सा SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ है। SN2 रिएक्शन के लिए सबको पता होता बेटा, ऑर्डर जो होता है वो 1 डिग्री
फिर 2 डिग्री और फिर कैसा होता है 3 डिग्री होता है, राइट। 1 2 3, तो यहां पर ये कैसा है, देखो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट इसका। बाकी चेक कर लो, ये है नहीं, ये तो डिहाइड्रेशन वाला हो जाएगा, ये आएगी तो SN1 रिएक्शन में आ जाएगी, ये जो है ये किस में आ जाएगी, ये SN1 में आ जाएगी, ये वाली जो है SN2 SN1 SN2 दोनों हो जाएगी, जो है SN2 फर्स्ट हो जाएगी। अच्छा बेटा 13वें के बाद 4वें, which of the following is most reactive towards nucleophilic substitution? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसमें होगा जिसमें स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा, और वो हो जाएगा तुम्हारा एलाइलिक, यानी कि ये है फोर्थ ऑप्शन। देखो इसमें जब बनाओगे तो इसमें कार्बोकैटायन क्या बन के आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा प्लस, इधर जब आओगे तो क्या हो जाएगा C6H5 प्लस, इधर जब आओगे तो क्या हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये प्लस, ये भी अनस्टेबल है। यहां पर जब देखोगे तो ये हो जाएगा क्या CH2 प्लस, और इधर देखोगे तो क्या हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा क्या डबल बॉन्ड CH2। बात समझे ना, इस तरीके से हो जाएगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ, बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है। SN2 reaction follows the second order kinetics, whereas SN1 reaction follows the first order kinetics। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। SN2 रिएक्शन सेकंड ऑर्डर फॉलो करता है, SN1 फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। SN1 रिएक्शन फॉलोज द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, व्हेयरएज SN2 फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड वाला गलत है, ये गलत हो गया। SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, व्हेयरएज 2 स्टेप, सेकंड वाला सही है। टर्शियरी एल्किल हैलाइड आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 बट we show high reactivity towards SN1, ये सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड एंड फोर्थ टर्शियरी एल्किल हैलाइड SN2 के लिए कम माना जाता है, जबकि SN1 के लिए हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। पहला भी तो सही है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड और ये फर्स्ट, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा भाई। First tertiary alkyl halide are least reactive towards SN2 reaction, but we show high reactivity। फोर्थ भी सही है, तो पहला तीसरा चौथा, यानी पहला भी सही है, तीसरा भी, और ठीक है, ऐसा कोई मिल रहा है, पहला तीसरा, ये सेकंड मिल रहा है ना, पहला दूसरा नहीं भी है। तो इसमें अगर देखा जाए चूज करोगे तो है तो 3 सही, लेकिन एक ऑप्शन है कि फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, तो इसका हम सेकंड ऑप्शन करेक्ट मान लेंगे। चलो भैया ये तो देखो फर्स्ट पेज से क्वेश्चन बना हुआ है। क्लोरम फेनिकॉल किसके लिए होता है, टाइफाइड फीवर के लिए होता है क्लोरम फेनिकॉल ड्रग, थायरॉक्सिन, गोइटर, क्लोरोक्विन, मलेरिया, हेलोथेन, एनेस्थीसिया होता है सर्जरी में, ठीक है। क्लियर है, ये देखो भाई मैच कर लो, आराम से सही कर लो, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आजा बेटा 16वां क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 17। सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, अच्छा DDT प्रोड्यूस करेगा बेटा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा बेटा। DDT पता होगा कैसे हम लोग DDT की रिएक्शन करवाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये तुम्हारे पास में इस तरीके का कंपाउंड है सर, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ये हो गया Cl, ये पैरा का हाइड्रोजन हुआ, दूसरा यहां पर इस तरीके से है, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, और ये हो गया Cl। इसकी रिएक्शन हम करा देते बेटा क्लोरल से, CCl3, और ये हो जाता है बेटा CH डबल बॉन्ड O, ले लेते हैं हम लोग यहीं पर H2SO4 की प्रेजेंस, हीट करने पर ये जो होता है
ये आपके पास में पता है वाटर बाहर चला जाता है और जो बन के आता है वो यही बन के आता है, इस तरीके का है। ठीक है, ये हो गया, देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, ये यहां पर आएंगे तो ये हो गया Cl, इधर जब आएंगे तो ये हो गया देखो Cl। ठीक है, यहां पर क्लियर। और ये तुम्हारा जुड़ गया है इससे, CH CCl3 DDT हो गया CH। ठीक है, ये तुम्हारा DDT जो है पता ही है, बैन कर दिया गया था बाद में। 18वें पर आ जाओ, KCN react with methyl chloride to give, KCN react with methyl chloride to give isocyanide। नहीं भैया ये गलत है, असर्शन गलत है। Cn माइनस इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, हाँ ये सही है जो है। ठीक है, तो असर्शन फॉल्स है। ठीक है, असर्शन कैसा गलत है, राइट। और जो रीजन है इसका वो करेक्ट है। असर्शन ट्रू है, नहीं असर्शन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। ऐसा तो कोई मैच ही नहीं करना। ठीक है, असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू इस ऑप्शन में हो सकता है भाई चेंज, कि ये इसको अगर हम फॉल्स कर दें तो बचेगा फोर्थ ऑप्शन। लेकिन ये कॉमन हो जाएगा सर, है ना, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन Cu2 प्लस Fe और ये हो जाएगा Fe2 प्लस से Cu गया। अच्छा, मतलब यहाँ पर देखोगे तो ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है Fe से Fe2 प्लस, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, E नॉट गिवन है, आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू में क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल निकल आएगा। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड करके दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल देंगे। एन की वैल्यू यहाँ पर -2, एफ 96500 और ई नॉट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 0.78। देखो ई नॉट आराम से निकाल सकते हो, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, हायर माइनस लोअर कर देना आराम से आ जाएगा। कैसे करोगे, ई नॉट ऑफ शेल जो होता है ये आ जाएगा क्या, यहाँ पर हायर वाले को कैथोड बनाओ, लोअर वाले को एनोड बनाओ और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का रखना, कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 0.34 माइनस 0.44 ये होगा, तो -0.4, तो ये आ जाएगा कितना ओवरऑल प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 0.78, 448 हो जाएगा वो। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दें। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा -150.2 किलो जूल। ठीक है, पर मोल आएगा -150.5 यहाँ पर है, अप्रोक्सीमेट यही आ जाएगा। ठीक है, या 150.5 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 20th पर आ जाओ, 20th पर आ जाइए और आइए जरा 20th क्वेश्चन पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट इसके लिए। अच्छा, कोलरॉश लॉ बोला गया, तो कोलरॉश लॉ के लिए यही होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी ए वाले का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, अब देखो ए वाले का फर्स्ट अगर आप चेक करोगे तो इसमें भी नहीं है, इसमें है ना, इसमें है और ना इसमें है, तुरंत मैचिंग टाइप में आपको ये देखना जरूरी है सेकंड ऑप्शन। लेकिन बाकी चलो मैच कर लेते हैं वहीं पर। मोलर कंडक्टिविटी बिल्कुल सही है, यही आया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट सबका सेम ही है,
कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर।